जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आई चुकी है, 15 दिन शेष बचे हैं एग्ज़ाम को। और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से आप कर भी रहे होंगे। जैसा कि हर विद्यार्थी की स्वाभाविक सी स्थिति होती है कि जब एग्ज़ाम पास आती है तो उसके मन में कई तरह की शंकाएँ रहती हैं, कई तरह के भय व्याप्त हो जाते हैं। हमारे भी हुए थे। हर विद्यार्थी, हर बेरोज़गार के मन में शंकाएँ रहती है कि अंतिम क्षणों में, अंतिम पलों में जब एग्ज़ाम पास आ ही चुके हैं, किस तरह अपनी तैयारी को उधार दिया जाए, किस तरह अच्छा स्कोर किया जा सके, उसके लिए वह प्रयासरत रहता है विद्यार्थी। तो ऐसे ही जब हम तैयारी के दौर में थे तो हमारे मन में कई शंकाएँ रहती थी कि समय कम है, कोर्स पूरा नहीं हुआ है, टेस्ट दे या ना दे। जहाँ हर तरफ चकाचौंध मची रहती है बाज़ार के अंदर कोचिंगों के अंतर्गत कि आज ये टेस्ट देना है, कल वो टेस्ट देना है कि नहीं देना, उसकी क्या उपादेयता है, वो समझना और उसके अकॉर्डिंग कार्य करना। आज मैं इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हमें भी ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है वीडियोस बनाने का, स्कूल में व्यस्त रहते हैं, थोड़ा समय निकाल कर हम आपके लिए कुछ मदद हो सके। कई कई साथी हमारे पास व्हाट्सअप के, कई टेलीग्राम कर रहे थे विद्यार्थी, हमारे छोटे भाई, कि हम किस तरह इन अगले 15 दिनों के अंतर्गत अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं, जिससे हमारा स्कोर बेहतर और बेहतर हो सके। इनफैक्ट कम से कम पास तो हो सके, हम पात्रता पास करके मेंस की तैयारी तो कर ही सके। जैसा कि हम सबको पता है बहुत कम समय मिला था आपके लिए, बहुत अधिक समय नहीं कह सकते कि आपको तैयारी के लिए मिला, लेकिन उसके अंतर्गत मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत बेहतर ढंग से तैयारी की भी होगी। जैसा कि मैंने लगभग महीने भर पहले वीडियो बनाया था, किस तरह किन किताबों को पढ़कर आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। कई बच्चों के रेस्पॉन्स भी आए थे हमारे पास, या आपकी स्ट्रेटेजी हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई है। तो उन्हीं किन्हीं प्रश्नों के साथ कुछ प्रश्न जो मैंने समाहित किए हैं, लगभग हर विद्यार्थी की समस्या रहती है, हमारे दौर में हमारी भी थी, आज भी हम किस एग्जाम की तैयारी करते हैं आगे, तो जब एग्जाम पास आती है तो हमारे मन में कई तरह की शंकाएं रहती है ऐसी, और जो बहुत स्वाभाविक है, इसको बड़े तनाव के रूप में लेने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। कुछ प्रश्न मैंने समाहित किए हैं कि समय कम है, क्या कर सकते हैं। फेल होने का डर हमें अक्सर सताता रहता ही है, हम संघर्ष के दौर में हैं, और फेल होने का डर हमारे मस्तिष्क में होना बहुत स्वाभाविक है। एक सीमा तक होना बहुत अच्छा है, स्वाभाविक है। जैसा कि आगे कोर्स पूरा नहीं हुआ तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। 90% बच्चों की यह समस्या रही होगी कि हमारा कोर्स अभी तक पूर्ण हो नहीं हो पाया है, तो उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसके आधार पे आप बहुत कम कोर्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। टेस्ट दे या ना दे, आज लगभग हर विद्यार्थी इस चकाचौंध में है कि टेस्ट दे। हर कोचिंग अपना प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, ये हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, कलाम हो, उत्कर्ष हो, कई सारी कोचिंग है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि बार बार टेस्ट के लिए प्रचार करती है, बच्चों के भ्रामक प्रचार करते हैं कि हमारा टेस्ट दो। वो टेस्ट सही है नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे, और अंतिम 15 दिन में हम किस तरह अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। तो मैं पहला प्रश्न लेता हूँ आपका कि समय कम है, क्या करें। ये एक बच्चे का हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आया था कि सर समय बहुत कम बचा है, हम किस तरह अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये कि समय कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता, ज्यादा या कम होती है हमारी तैयारी, हमारी मेहनत, हमारी स्ट्रेटेजी। समय पर्याप्त होता है। समय जिनके पास ज्यादा होता है वो भी कई बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, समय जिनके पास कम होता है वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सदियों से होता आया है कि समय के अभाव के चलते अगर आप आलसी हैं तो बहुत अधिक समय भी आप गवा देंगे। लेकिन आप एक सजग विद्यार्थी हैं, सजग तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप बहुत कम समय के अंतर्गत ही बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन पिछले दिनों में आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी लाइब्रेरी के अंदर जाकर। समय की आप चिंता ना करें, समय हमारे पास, हम समझते हैं कि 15 दिन हमारे पास शेष बचे हैं। आप इन 15 दिन की तरह ना ले, आप ये सोचिए हमारे पास 15 दिन तो हैं कम से कम शेष अभी, 15 दिन और हैं, और प्रत्येक दिन में हमारे, हमें पता है दोस्तों 24 घंटे होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 24 घंटों को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। आप चाहें तो 24 में से 12 घंटे पढ़ें, आप चाहें तो 24 में से 10 घंटे पढ़ें, आप चाहें तो 24 में से 8 घंटे ही पढ़ें, या फिर आप ना भी पढ़ें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप चाहें तो 24 में से आप 15 घंटे पढ़ सकते हैं, 16 घंटे पढ़ सकते हैं, और कई विद्यार्थी 17-17 घंटे भी पढ़ते हैं। दोस्तों पढ़ने की कोई समय सीमा नहीं होती, पढ़ने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता। आप जितना अधिक पढ़ सकते हैं उतना ही अपने अंदर परिष्कृत होते जाते हैं। पढ़ने के लिए समय नहीं देखना, घड़ी नहीं देखनी, सुबह बैठे किताब लेके लाइब्रेरी में घुसे, जब तक नहीं उठना जब तक आंखें ना थक जाए, मन ना थक जाए, फिर थोड़ा घूम फिर के फिर आप पढ़ने बैठ जाए। समय कम है मुझे पता है, लेकिन आप दिन के 15-16 घंटे आपको इस वक्त निकालना बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। दोस्तों चंद दिनों की बात है, कुछ 15 दिनों की बात है,
अगर आपने इन 15 दिनों तक ये संघर्ष कर लिया, ये कष्ट झेल लिया, तो आपके आगे का जीवन बहुत आनंदमय, बहुत सुखमय हो सकता है। अगर आपने ये दिन, आप सिर्फ तनाव के अंतर्गत इन सारे दिनों को व्यर्थ करते गए कि समय कम है, अब क्या करें, और अपना वक्त गवाते गए गवाते गए गवाते गए, दिन एग्जाम भी आ जाएगी, एग्जाम लग भी जाएगी, फिर जब आप घर पे आएंगे, पेपर देखेंगे, तो आपको बड़ा तनाव होगा, बड़ा दुख होगा कि हमने समय की कीमत नजाकत नहीं पहचानी और अपना समय ऐसे व्यर्थ गवा दिया। आप ये ना सोचे कि समय कम है, हालांकि हमें पता है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप कुछ कर ही ना पाए। तो आप तनाव लेने की बजाय अपने दिन के जो प्रतिदिन के जो घंटे हैं पढ़ने के, उनको बढ़ाएं, जितना इंक्रीज हो सके उतना इंक्रीज करने की कोशिश करें आप, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है फेल होने का डर। एक सजग विद्यार्थी और एक जो विद्यार्थी जो मेहनत कश होता है, जो पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करता है, ये डर अक्सर उसी विद्यार्थी के मन में आता है कि हम फेल नहीं हो गए तो क्या होगा। जो विद्यार्थी तैयारी नहीं कर रहा, जो टाइम पास कर रहा है केवल, उसके मन में ये सवाल कभी नहीं आता कि फेल हो गए तो क्या होगा, क्योंकि उसको पता है वो फेल होगा ही होगा, और इससे वो ऐसी उम्मीद भी नहीं करता कि वो पास हो जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी सजग है, अपनी तैयारी के प्रति जागरूक है, बड़ी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है तो अपने आप को बधाई दें कि आप एक सजग विद्यार्थी हैं, एक अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, आपके मन में ये सवाल आ रहा है। लेकिन दोस्तों, फेल होने का डर और इस डर का भय और इसकी दुश्चिंता बन जाना, जब तक आपका मन में इसका डर है तब तक वो आपके लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। लेकिन ये डर जब आपके मन में तनाव का रूप ले लेता है, तनाव डिप्रेशन का रूप ले लेता है, तो ये आपकी कार्य करने की क्षमताओं को बाधित करता है, आपके काम करने की क्षमताओं को रोक सकता है, कम कर सकता है। इसलिए इसको तनाव के रूप में ना बढ़ने दें। और तनाव के रूप में बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ओवर थिंकिंग ना करें आप। ओवर थिंकिंग हर छोटी चीज को अपने जहन में बहुत बड़ा बना के रख देती है। आपके मन में ये डर है कि आप फेल हो सकते हैं, तो अपने आप को शुक्रिया कीजिए कि आप एक सजग विद्यार्थी हैं, एक जागरूक विद्यार्थी हैं, और अपनी तैयारी में जुट जाएं। थोड़ा थोड़ा डर होना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आपको एक मोटिवेशन का कार्य करता है। जब आप पढ़ते नहीं है तो आपके मन में थोड़ा जहन में एक चीज आती है कि आप फेल होगे तो क्या होगा, तो उस फेल होने का डर आपको तैयारी करने का और तैयारी करने का, अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने का मौका देता है। इस डर को होना आवश्यक है। फेल होने का डर ही आपको जीत सुनिश्चित कर पाता है। इसलिए डर की चिंता ना करें, डर आ रहा है, स्वाभाविक है मुझे, लेकिन इस चीज को आप अपने मन पे हावी ना होने दें। जब आपके मन पे हावी होने देते हो तो ये तनाव का रूप ले लेता है, और तनाव अक्सर आपकी तैयारी को कमजोर कर देता है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तनाव ले सकें, हमारे पास इतना ही वक्त है कि हम अपनी तैयारी को अच्छे कर सके, सुदृढ़ कर सके, अपना रीट पास कर सके। आपके मन फेल होने का डर है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज है दोस्तों। अगला सवाल हमारा, कोर्स पूरा नहीं हुआ, इस स्थिति में क्या कर सकते हैं दोस्तों। 70 से 80% छात्रों की समस्या है कि कोर्स पूरा नहीं हुआ हमारा। दोस्तों, ये समस्या बहुत स्वाभाविक है, और बहुत कम समय में बहुत अधिक कोर्स कर पाना बहुत आसान काम नहीं होता है। हम इन चीज़ों को समझते भी है, और हमें इतना समय मिला भी नहीं कि हमें 1 साल का वक्त मिल गया हो तैयारी के लिए। हमें कुछ चंद महीनों का वक्त मिला है, और उसमें इतना पहाड़ जैसा सिलेबस कर पाना बहुत आसान काम नहीं होता। हम आपकी समस्याओं को समझते हैं, लेकिन हमारा कितना प्रतिशत कोर्स हो गया, हमें उस पर ध्यान देना है। क्या आपका 100% कोर्स है? शायद किसी का नहीं होगा। क्या आपका 90% कोर्स कवर है, या फिर आपका 80% कोर्स कवर है, या फिर आपका 70% कोर्स कवर है? तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपका 80% कोर्स कवर है तो आप निश्चिंत रहें, आप रीट क्वालिफाई कर जाएंगे, बशर्ते कि आप इस 80% कोर्स को बार बार रिवाइज करते रहें, बहुत अधिक बार इनको रिवाइज करते रहें, इनके प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें इनका, तो आपका रीट पात्रता परीक्षा आराम से निकल जाएगी। अगर आपका 80% कोर्स पूर्ण हो चुका है तो आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये माने कि आपका कोर्स पूरा है, हमें 100% के पीछे भागना भी नहीं है। कट ऑफ जाती है 60%, हाईएस्ट जनरल का व्यक्ति 60% पे रीट क्वालिफाई कर लेता है। हमें इतना ही मार्क्स चाहिए। अगर आप SC ST OBC या फिर किसी भी आरक्षण की श्रेणी में आते हैं तो आप 82 मार्क्स पर भी रीट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हमें 100% के पीछे भागना ही नहीं है। अगर आपका 80% कोर्स भी कवर है तो आप निश्चिंत रहें, आप इसे बार बार रिवाइज करते रहें। आपका 70% कोर्स भी कवर है तो अभी आप इतना तनाव ना लें, अभी 15 दिन शेष हैं हमारे पास। हम उन बिंदुओं को और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि हम और कवर कर सकते हैं उन चीजों को। हमारे पास 15 दिन है, 15 दिन ना तो कम होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं, इतना हमारे पास सफिशिएंट वक्त है कि हम 5-10% का कोर्स इसको कवर, 5-7% का कोर्स पे कवर कर पाए तो हम 75 पे पहुंच जाते हैं।
और ये इसको ठीक ठाक होता है दोस्तों। लेकिन आपका कोर्स 60% पे ही है तो आपके लिए बहुत तनाव की स्थिति है, क्योंकि आप अपने इन 2-3 महीनों में 60% कोर्स भी कवर नहीं कर पाए आप। तो आपके लिए दोस्त थोड़ा चिंता का विषय तो है कि आप इतने जागरूक विद्यार्थी नहीं है कि आप इन 3 महीनों में, इन 2-3 महीनों में आपने 60% कोर्स भी कवर नहीं किया। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और इसका आपको खामियाजा हो सकता है भुगतना भी पड़ जाए। लेकिन अभी भी अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन 15 दिनों को 30 दिनों में बदलना आपकी जिम्मेदारी है। आप दिन के 15 घंटे पढ़ें, आप दिन के 18 घंटे पढ़ें, या फिर आप दिन के 19 घंटे पढ़ें। एक बात याद रखें दोस्तों, आपका ये संघर्ष देखने कोई नहीं आएगा। लोग देखते हैं सिर्फ आपकी सफलता, आपको शिखर पे बैठा हुआ देखना चाहते हैं। उसके पीछे आपने कितनी मेहनत की, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग देखते हैं सिर्फ परिणाम, प्रयासों पे किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए लाइब्रेरी के अंदर अपनी मेहनत करें, दिलकश मेहनत करें, और जितना अधिक वक्त अपनी लाइब्रेरी में बिता सकें उतना बिताएं, सोशल मीडिया से दूर हो जाएं। ये अंतिम 15 दिन शेष बचे हैं आपके पास, और इन 15 दिनों में आप कितना बेहतर कर पाएंगे आगे की आपकी जिंदगी को सुनिश्चित कर देगा दोस्तों। एक बात याद रखो बीएसटी वालों, 2027 में देखने को मिली अगली भर्ती। 2027 से पहले कोई भर्ती नहीं आ रही। ये भर्ती अगर निकल गई हाथों से तो इंतजार करना पड़ जाएगा लंबा। जब सरकारें जाएंगी तब कोई भर्ती आएगी। अभी पता नहीं कितनी भर्ती आएंगी, कितनी नहीं आएंगी। अभी चर्चा में मात्र 7,000 भर्ती की घोषणा की है। और 7,000 भर्ती मतलब ऊँट के मुंह में जीरा बराबर है। कोई ज्यादा पद नहीं है। फॉर्म भरा खाएंगे इसके अंदर 3 लाख 4 लाख फॉर्म। 7,000 भर्ती में 3-4 लाख फॉर्म भरा खाएंगे। तो उनमें से आपको एक सीट निकालनी है। आसान काम नहीं है। ये जब कब हो पाएगा, जब आप रीट पात्रता परीक्षा पास कर लेंगे। और रीट पात्रता पास करने के लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। घुस जाइए लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी को ही अपना घर बना लो। घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो, अगर आपके घर पे पढ़ाई हो रही है तो लाइब्रेरी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि लाइब्रेरी जाने से ही पढ़ाई होगी, क्योंकि कई हमारे साथी थे। हमारे एक मित्र है मुकेश गुर्जर नाम से, सिकंदरा के। घर पे पढ़ाई की उन्होंने, एक दिन लाइब्रेरी नहीं की, सिर्फ घर पे पढ़ाई की। रीट 2021 के वक्त उनके मार्क्स थे 138, मात्र 12 नंबर कटे थे उनके। तो ऐसा भी नहीं है कि लाइब्रेरी नहीं जाने से पढ़ाई नहीं होगी। आप घर भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको घर पढ़ाई नहीं हो पा रही तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब इतना ही है हमारा कि तैयारी बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। अब मात्र 15 दिन शेष बचे हैं, और इन 15 दिनों को बहुत बेहतर ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको, जब रीट पास कर पाओगे आप। जितना आपका कोर्स हो चुका है अभी, आप उसको ही बार बार रिवाइज करें। कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। जिनका कोर्स 70% और 80% हो चुका है, आपको इतनी हिदायत है कि आप बार बार उसी कोर्स को रिवाइज करें। अभी के वक्त में नया कंटेंट ना पढ़े। नए कंटेंट पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ नई चीजें मिले जो आपके पहले वाले ज्ञान से इंटरकनेक्ट ना कर पाए, तो हो सकता है आपको तनाव आ जाए। तो नई चीज पढ़ने से बचे अभी फिलहाल। जितना हो सके, जितना आपने कोर्स कर लिया, जितना आपने नोट्स लिख लिए, आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करें। जितना ज्यादा हो सके उनको रिवाइज करें, नए के पीछे ना पड़े, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और इन समय में कुछ नए कंटेंट याद हो भी नहीं पाता। और आवश्यक नहीं जो आप याद करें वो काम कारगर ही हो सकता है वो अनावश्यक हो। कई कोचिंग अपने फ्री में नोट्स बांटती है, कई वेबसाइट अपने नोट्स हस्तलिखित नोट बांटती है। नहीं पढ़ना आपको। जो आपने वीडियो देखे, जो आपने कोचिंग ली, जिससे आपने नोट्स बनाए हैं, सिर्फ उन्हें ही पढ़ना है, नई के पीछे नहीं भागना हमें, क्योंकि समय कम है और अंतिम क्षण में अपने सामग्री को बदलना आत्महत्या करने बराबर है। सारी सामग्री बदलना नहीं है। जो आपने कंटेंट तैयार कर लिया है, हमें उसको ही बार बार रिवाइज करना है बस। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि टेस्ट दे या ना दे। इस वक्त पर जब हमारे पास कुछ समय बचा है, मात्र 15 दिन का समय बचा है, उस वक्त में टेस्ट देना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या हो सकता है उसकी स्ट्रेटेजी। कई बच्चों के हमारे पास टेलीग्राम में मैसेज आए थे, तो आपको जवाब देता हूँ यहीं पे मैं। हमारे पास दोस्तों बचे हैं मात्र 15 दिन। मात्र 15 दिन बचे हैं हमारे पास। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए। लेकिन जब आपके पास 10 दिन बचे, आप और 5 दिन टेस्ट दे लो। आप इन 5 दिन 5 दिन टेस्ट दे लें। अगर आप पहले से टेस्ट दे रहे हैं तो आप और इन 5 दिन तक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही हिदायत दूंगा, आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपके एग्जाम को 10 दिन बचे मात्र, यानी कि 15 तारीख से 15 फरवरी बाद 15 फरवरी बाद टेस्ट ना दें।
15 फरवरी के बाद आपको टेस्ट नहीं देना। आप इन 10 दिनों में आप जितना ज़्यादा हो सके उतना बस आप अपने नोट्स को, आपका जो सामग्री जो आप पढ़ रहे थे उसको ही बार बार रिवाइज करना है और अपने पूरे ज्ञान को एक जगह समेटना है। हर कोचिंग अब टेस्ट निकालेगी क्योंकि उनको पता है बेरोजगार डरा हुआ है, और डरा हुआ ही सबसे बेहतर बिजनेस देखे जाता है दोस्तों। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है अर्थशास्त्र का कि डरा हुआ व्यक्ति हमेशा बेहतर बिजनेस देखे जाता है। और कोचिंग अभी सिर्फ बिजनेस करने में लगी हुई है। हर कोचिंग में टेस्ट निकालेगी अभी क्योंकि उन्हें पता है बेरोजगार डरा हुआ है और वो टेस्ट लेगा। और यूट्यूब पे हर कोई आपको बताएगा टेस्ट दे टेस्ट दे टेस्ट दे। अभी टेस्ट ना दे। और आप मुझे अपना बड़ा भाई माने और आपको एक सही राय दे रहा हूँ मैं कि इस वक्त में आप टेस्ट देना बहुत हानिकारक है आपके लिए। फिर भी अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 5 दिन तक टेस्ट दे दो, बस एक एक टेस्ट दे लो और टेस्ट दो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए। अगर आप टेस्ट सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए दे रहे हैं तो आप टेस्ट दे, अगले 5 दिन आप एक ही टेस्ट दे ले, OMR ले, बकायदा ऐसा टेस्ट ना दे कि आप टेस्ट से निकाले टिक लगा रहे हैं, वो टेस्ट ना दें। बकायदा घड़ी लगाएं और पूरे 150 प्रश्नों को OMR के अंदर फिल करें। चेक करें कि आपको कितना वक्त लगा। अगर आपका वक्त ज़्यादा लग रहा है तो उस टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप। टेस्ट सिर्फ उसके लिए दे, समय को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, इसलिए नहीं कि आपका स्कोर कितना है। स्कोर चेक करने के लिए टेस्ट में नहीं देना, टाइम मैनेजमेंट के लिए देना, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट देना। हमें स्कोर चेक करने के लिए टेस्ट नहीं देना, स्कोर चेक करने के लिए टेस्ट नहीं देना, क्योंकि हर कोचिंग की अपनी एक अलग गाइडलाइन होती है और उस गाइडलाइन के तहत वो टेस्ट बनाते हैं। कुछ प्रश्न वो ऐसे भी देते हैं जो सिर्फ उनके नोट्स के अंतर्गत ही हो, तो आवश्यक नहीं है कि वो प्रश्न एग्जाम में आए। और एग्जाम बोर्ड की अप्रोच अलग होती है और इन कोचिंग वालों की अप्रोच अलग होती है। तो आप इन कोचिंगों के टेस्ट में सिर्फ स्कोर चेक करने के लिए टेस्ट ना दें। टेस्ट देना है आपको तो सिर्फ आप टाइम मैनेजमेंट चेक करने के लिए टेस्ट दें कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो पा रहा है कि नहीं। एग्जाम में जितना टाइम आ रहा है अपनी घड़ी में उतना टाइमर लगाइए और OMR के अंदर टेस्ट फिल करें। टेस्ट में से OMR के अंदर दें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक टेस्ट लिया है उसमें टिक लगाए जा रहे हैं, वो नहीं करना आपको। आपको सही में टाइम मैनेजमेंट चेक करना है तो आपको टेस्ट OMR शीट के अंदर ही देना है और समय के अनुरूप ही देना है, ना समय ज़्यादा लेना ना कम लेना। और अपने ये चेक करना है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। आपके स्कोर चेक नहीं करना उसके अंदर, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके यहाँ स्कोर अच्छा आ जाए। स्कोर अच्छा आ गया तो आप आसमान चढ़ जाओगे, अगले दिन स्कोर खराब आ गया तो भाई पेपर कैसे बनता है, वो अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार पेपर बनाते हैं, बोर्ड की स्ट्रेटेजी के अनुसार पेपर नहीं बनाते। वो हो सकता है कई बार आपका स्कोर कम आ जाए। वो पेपर बनाते हैं अपने नोट्स के अंदर से जो उन्होंने लिखाया है अलग से, उसके अंदर से ही प्रश्न देते हैं वो। तो आवश्यक नहीं कि आप उनके पास अगर नहीं पढ़े हुए तो उनके प्रश्न आपको कैसे पता लगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपका स्कोर डाउन होगा, स्कोर डाउन होगा तो आपको तनाव होगा और तनाव आपकी पूरी तैयारी को खत्म कर सकता है। मैंने आपको पहले बताया इस वक्त में कोई तनाव नहीं लेना, ना तो नया कंटेंट पढ़ना, नए कंटेंट के पीछे में नहीं भागना। जितना आपने नोट्स बनाया है, जितना अभी तक आपने पढ़ा है, हमें सिर्फ उस पर ही फोकस करना है। नए कंटेंट हमें नहीं पढ़ने। ठीक है दोस्तों, तो हमें टेस्ट अभी नहीं देने। अगर आप फिर भी टेस्ट दे रहे हो फिलहाल तो आप 1-2 दिन टेस्ट दे ले बस, वो भी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट चेक करने के लिए। स्कोर चेक करने के लिए टेस्ट ना दें, क्योंकि हो सकता है स्कोर आपका डाउन हो जाए तो आपका तनाव में जाओ, स्कोर आपका अच्छा हो जाए तो आप ज़्यादा आसमान में उड़ जाओ। तो अभी टाइम मैनेजमेंट चेक करना बस, केवल स्कोर चेक नहीं करना। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतिम 15 दिन में कैसे तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास लास्ट 15 दिन बचे हैं, लास्ट 15 डेज बचे हमारे पास। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जितना ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे सके उतना समय दें। आप सोशल मीडिया से, घर के काम काजों से, यार दोस्तों को भूल जाए। आप सिर्फ किताबें और आप, और ये किताबें ही हैं जो आपको एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगी। यकीन माने आप दिन का कम से कम 12 से 13 घंटे का पढ़े ही पढ़े, हो सके तो 15 घंटे तक आप स्कोर खींच सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जितना अधिक समय आप हो सके पढ़ाई को दें। सोएं, अपने जो भी दिन का काम हो थोड़ा बहुत करें और सिर्फ पढ़ाई करें इस टाइम पे। तो जितना हो सके कम से कम आपको 15 से 12 घंटे दिन में निकालने ही निकालने। इतना आसान नहीं है डेट पास करना भी, समय देना होगा आपको, मजाक नहीं होता। पेपर आएंगे, छक्के छूट जाते हैं, छक्के छूट, टाइम देना पड़ता है दोस्तों। लाइब्रेरी में घुस जाओ, लाइब्रेरी को ही अपना घर बना लो, क्योंकि अगली भर्ती पता नहीं कब आएगी अब, और तब तक आप क्या परिस्थिति में हो, क्या स्थिति में रहो, कोई पता नहीं। बहुत सुनहरा मौका आपके लिए, भर्ती आई हुई है। हालांकि पद कम है, हो सकता है पद बढ़ भी जाए,
लेकिन हमें तैयारी बेहतर और बेहतर ढंग से करनी है। हमें ये सोचना है 7,000 ही पद है और उन 7,000 पदों के लिए फाइट कर रहे 4 लाख लोगों को पीछे छोड़ना है हमें। तो उनको छोड़ने के लिए आसान काम तो नहीं होगा आपके लिए, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बहुत अधिक वक्त आपको देना ही पड़ेगा। वक्त देने से घबराए ना। जैसे पढ़ ही रहे होंगे, मैं कहूँगा कि आप मैथ की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें, मैथ की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें 15 दिन तक। कुछ 10-15 प्रश्नावली रहेंगी आपकी, इतनी प्रश्नावलियाँ होती है और मुझे उम्मीद है कि आप पहले से कर रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस वक्त सिर्फ आप मैथ की प्रत्येक प्रश्नावली की जो भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहें 1-2 घंटे रात को या फिर दिन में, जैसे भी आपको निकालते रहें 1-2 घंटे। इसके बाद हिंदी और संस्कृत, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, इनमें बहुत समानताएं होती है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होती है हिंदी और संस्कृत। संधि हुई, उपसर्ग हुए, प्रत्यय हुए, संस्कृत के अंदर छंद हुए, उच्चारण स्थान हुए, जो कि हिंदी में भी आते हैं संस्कृत में भी आते हैं। संधि हिंदी में भी आती है, इसमें भी आती है। समास इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, कोई अंतर नहीं होता। प्रत्यय इसमें थोड़े अलग आते हैं, इसमें थोड़े अलग आते हैं। उपसर्ग इसमें भी वही आते हैं और इसमें भी वही आते हैं, लगभग समानताएं ही रहती है। तो आप हिंदी संस्कृत साथ लेके चल सकते हो और जितना अधिक हो सके प्रैक्टिस करते रहे इसकी। तो आप ये आपने पढ़ लिया, आप इसको बार बार रटते रहे बस, और कुछ नहीं करना आपको। टेस्ट आपने जितना दे लिया था दे चुके, आप टेस्ट ना दें। आप जितना हो सके उसको रटें, जितना आपने नोट्स बनाया था उसको रटते रहे आप, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो कठिन हो सकते हैं, बाकी सब तो टॉपिक सरल से आता है। इसके अंदर संधि देखते पता लगती है, उपसर्ग देखते पता लगते हैं, आगे रखते हैं, प्रत्यय देखते ही पता लगता है, उच्चारण स्थान की आपको सूत्र होते हैं, आपको विसर्जनम कंठा, इक्चोषणाम तालु, ऋतुषणाम दंता, कई सूत्र होते हैं, बस उन सूत्रों को याद करो, 1 नंबर पक्का करो अपना। उसके बाद है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को भी आप सिर्फ जो नोट्स बनाए आपने उसको ही पढ़ते रहे। सिद्धांत होते हैं उनको एक कॉपी में उतार लें, जैसे बुद्धि का सिद्धांत है, बुद्धि सिद्धांत है, और उसके जो प्रतिपादक है उनका एक पेज में उतार ले, उनके प्रतिपादक जो भी प्रतिपादक रहे इन सिद्धांतों जिन्होंने भी दिया, उन सिद्धांतों का भी कागज में उतार ले, जहां भी आप फ्री रहे उन कागजों को देख ले। और प्रतिपादकों में सृजनों में से इनमें एक सवाल तो आता ही आता है, इनके सृजन होते हैं, सृजनक होते हैं। ऐसे ही अधिगम सिद्धांत हो गए, अधिगम सिद्धांत, इनके प्रतिपादक, इनको आप एक कागज में उतार सकते हैं और जहां भी आपको वक्त मिले, जहां फ्री रहे आप सोने से पहले इनको एक बार देख ले, क्योंकि इनमें से एक सवाल आता ही आता है। किसी भी अधिगम सिद्धांत देगा उससे आपको जनक पूछ लेगा, उनसे बुद्धि का कोई सिद्धांत देगा आपको उसका कोई जनक पूछ लेगा, तो इनमें से 1-2 सवाल आते ही आते हैं। तो आप इनको एक कागज में लिख सकते हैं, बस होगा। तो अगर मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा इन चीज़ों को एक साथ फॉर्मेट में तैयार करके, जिससे आप जब भी आप फ्री रहें जब उनको देखते रहें, क्योंकि इनमें से एक सवाल आता ही आता है हर बार। उसके बाद होती है मनोविज्ञान शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि ये शिक्षण विधि के अंदर सवाल आते हैं वो अप्लाइड आते हैं, बनाए हुए आते हैं। और मैं आपको ये बोलूंगा शिक्षण विधि के लिए आप जितना हो सके अभ्यास करें। शिखवाली किताब आती है, शिखवाली के अंदर शिक्षण विधि के अथाह प्रश्न दिए हुए हैं, प्रत्येक टॉपिक आपको 500 प्रश्न मिल ही जाएंगे। तो आप हो सके तो अगर उन प्रश्नों को देखें, क्योंकि उन प्रश्नों से आपको अभ्यास होगा। क्योंकि शिक्षण विधि में जो सवाल आएंगे वो किसी फैक्चुअल बेस पे नहीं आएंगे, फैक्चुअल बेस पे कुछ एक सवाल आएंगे 2-3-4 नंबर के, पर जितने भी सवाल आएंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड और अप्लाइड सवाल आएंगे। तो इनके लिए तो आप जितना हो सके अभ्यास करें, प्रैक्टिस देखें, क्वेश्चंस देखें। आपको कई क्वेश्चन बुक्स भी आती है शिक्षण विधियों की, आप उन्हें देखें, बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि इनको सिर्फ रटकर हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल अप्लाइड आते हैं, समझ आधारित होते हैं, रीजनिंग के टाइप के होते हैं सवाल। तो जितने ज्यादा सवाल हम निकालेंगे, जितने ज्यादा अभ्यास करेंगे हम, उतना ही अच्छा हम परिष्कृत होते जाएंगे। लेकिन इसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो रटने लायक होते हैं, जैसे कि सिद्धांत हो गए, शिक्षण विधि सिद्धांत हो गए और उनके प्रतिपादक हो गए। उनको भी हम, जैसे खेल विधि हो गई, आगमन निगमन विधि हो गई, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, कई विधियां ऐसी जिनको भी कागज में उतार सकते हैं, बगल में उनकी प्रतिपादक उतार सकते हैं और किससे संबंधित थी, किस उम्र के बच्चों से संबंधित है,
उनको मैं कागज में उतार सकते हैं और बार बार उनको प्रयास कर सकते हैं। और जितना हो सके इनका आप अभ्यास करें। सिखवाल ले लें, सिखवाल, सिखवाल के अंतर्गत आपको कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे। सिखवाल शिक्षण विधि आती है जिसके अंतर्गत आपको अनेकों प्रश्न मिलेंगे। 500 हजार प्रश्न एक एक टॉपिक आपको मिल ही जाते हैं वहां पर। तो जितना ज्यादा हो सके उन प्रश्नों को देखें, उन सवालों को देखें, जिससे कि आपका स्कोर बेहतर हो सके। मैंने आपको बताया मैथ की आप प्रैक्टिस करते रहें, 10 दिन 15 दिन में आपको बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगी मैथ के ऊपर आपकी, यकीन माने। हिंदी संस्कृत समानता रहती है इसके अंदर। आपने जो अब तक पढ़ लिया है आप उसे बार बार रिवाइज करते रहें, जितना अधिक हो सके उतना इसका रिवाइज करें। और आप टेस्ट देते हैं तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए दे, स्कोर चेक करने के लिए टेस्ट ना दे फिलहाल के लिए। और मनोविज्ञान सिद्धांत तो मैंने बताया आपको, कागज में उतार लें क्योंकि इनमें से एक दो प्रश्न आता ही आता है। और जितना आपने नोट्स बनाए हैं उसे बार बार पढ़ते रहें। साइकोलॉजी के अंदर आपको नई चीज नहीं पढ़नी है, क्योंकि नई चीज को समझने में वक्त लगता है और हो सकता है वो आपके काम की है भी कि नहीं ये भी नहीं पता अभी। तो जो आपके टीचर ने, जहाँ से आपने कोचिंग ली है, उन्होंने जो भी आपको बताया मनोविज्ञान के अंतर्गत, आप उन्हें ही बार बार रिवाइज करें, बार बार रटे उन चीजों को। क्योंकि जितना आप रट पाएंगे उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। ये मैं आपको पहले से बोलता हूँ, हमारे गुरु भी हमें ये बोलते थे, जितना आप रट पाते हैं उतना ही अच्छा स्कोर आप एग्जाम सेंटर पे कर पाते हैं। विज्ञान आपका रटा हुआ ही काम आएगा, ये ध्यान रखें। और शिक्षण विधि और मनोविज्ञान की खासियत ये है, इसमें 60% सवाल ऐसे आते हैं जो अप्लाइड होते हैं और 40% सवाल ऐसे आते हैं जो फैक्चुअल होते हैं। फैक्चुअल सवाल हर कोई करेगा, लेकिन जो अप्लाइड सवाल है वो वही कर पाएगा जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी अप्लाइड सवालों के ऊपर, आप उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ध्यान रखना। और मैं कहता हूँ आप तैयारी करें, बड़े इत्मीनान से करें, बड़ी शिद्दत से करें। दोस्तों यही हमारी स्ट्रेटेजी है 15 दिन की। और आप हो सके जितना ज्यादा मेहनत करें, हारना नहीं है, थकना नहीं है। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक किताबों को छोड़ेंगे नहीं। और किसी से नहीं बताना कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, किसी को नहीं दिखाना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपकी मेहनत नहीं सिर्फ आपकी सफलता देखते हैं, प्रयासों पे किसी का ध्यान नहीं जाता। बड़े इत्मीनान से मेहनत करते हैं, जी तोड़ के मेहनत करते रहें, और आपका जो परिचय है मेहनत का वो रिजल्ट आएगा ना दोस्तों, तो PDF में जो आपका नाम आएगा ना वही आपका असली परिचय देगा। तब तक किसी से कुछ नहीं कहना, शांत रहना है, छुप कर हिडन हो जाओ, जितना हो सके आपको हिडन कर लो, जी तोड़ मेहनत करते रहो बस। जब PDF में आपका रिजल्ट, आपका रोल नंबर आएगा ना, उस दिन देखना आप कितना शोर मचेगा। हल्ला नहीं करना भी कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी किताबें पढ़ रहे हैं, कितना आपने टेस्ट दिया, कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, आपने कितने दिन नहीं सोए हैं, ये कोई मायने नहीं रखते दोस्तों। मायने रखता सिर्फ वो दिन जब आपका रिजल्ट आएगा। अगर PDF में आपका नाम आ गया तो आपकी सारी मेहनत साकार है। अगर आपका PDF में नाम नहीं आए तो आप कितने भी हल्ला कर लो, मैंने इतना पढ़ा उतना पढ़ा, इतने घंटे नहीं सोया, इतनी टेस्ट दी मैंने, सब व्यर्थ है। इसने किसी को जनाए ना, टोक लगती है, टोक लग जाएगी। जितनी मेहनत करें उसे छुपा के रखें, हिडन रखें, कोशिश करें कि छुपा के रखें उन चीज़ों को। सबके सामने हल्ला नहीं करना, पहले काम हो जाए उसके बाद आप अपने आप हल्ला हो जाएगा। हमें मेहनत करनी है, पढ़ना है, और इस एग्जाम को, इस रीट को क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये रीट ही एक द्वार है आपका कि आप अपने इस जीवन के एक नए फेज में जा सकते हो। ये समय बहुत गोल्डन चांस आपके लिए, क्योंकि ये समय निकला तो पता नहीं अगली भर्ती कब आएगी। अब कुछ नहीं कह सकते, आएगी कि नहीं आएगी, कितने समय बाद आएगी, और तब तक पता नहीं क्या परिस्थिति रहो। आप उस तैयारी करने की उस हालत में हो कि ना हो, तो जितना आपको मेहनत करनी है अभी कर लें, जितनी आपको जितनी मेहनत करनी है अभी कर लें। हमें एहसास है कि वक्त कितना कीमती होता है दोस्तों, और हमें वक्त मिलता भी नहीं है। हालांकि स्कूल रहते हैं, शाम को 4-5 बजे आते हैं, थक जाते हैं, वैसे टाइम नहीं मिलता। और मेरा उद्देश्य यूट्यूब पे आने का ये नहीं है कि हम व्यूज ले या सब्सक्राइब ले, कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा हमारा। आप, मेरी कोई थोड़ी सहायता आपको मिल जाए, वही हमारा उद्देश्य है बस दोस्तों। अगर आपको ठीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं इस चीज़ को, अपने परिचितों के पास पहुंचा सकते हैं। हो सकता है मेरे वीडियो को गार्जियंस देख रहे हो तो अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं आप, क्योंकि हमने तो ऐसे मेहनत की है और ऐसे ही तैयारी, अब ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ चलकर हम तो जॉब ले भी लिए। और अब आपकी बारी है, 2025 आपका साल है। 2025 में अथाह भर्ती आएंगी, 4th क्लास की भर्ती चल रही है, रीट की भर्ती चल रही है। हमें तो लेकिन रीट पे फोकस करना है, बनना तो टीचर बनना है, और जिंदगी संवारनी है बच्चों की, क्योंकि आपके जैसे नौजवानों की आवश्यकता भी स्कूलों में, जो स्कूल की शिक्षा के स्तर को बेहतर कर सके। अब आपको स्कूलों में आना है, मैं आमंत्रित करता हूँ आपको, आप उस लाइब्रेरी की सीट से उठकर स्कूल की सीट तक आएँ और इन बच्चों को संभालें। हमारे गुरु जी विवेक जी, चंद लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
कि अंधियारों में जलते दीपक, कांटों में कुसुम खिला करते, इतिहास लिखा करते हैं जो, उनको ही कष्ट मिला करते। ये आत्मसमर्पण की शर्तें स्वीकार वहीं पर होती है जब हार मान लेता है मन। बस हार वहीं पर होती है, बस हार वहीं पर होती है। तो दोस्तों, बस मन से हार नहीं माननी, मेहनत करनी है, लड़ना है और अपने हक की नौकरी लेके जानी है। और ये 2025 अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है और अपनी इस बेरोजगारी को दूर करना है। लड़ना है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक किताबों को छोड़ेंगे नहीं, जब तक लाइब्रेरी की सीट को छोड़ेंगे नहीं, तब तक इन पेनों को घिसना छोड़ेंगे नहीं। मेरे साथ चलिए आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2025 आपका साल है और आप इस 2025 में नौकरी लेके जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।